हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे अपन राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो एनवायरनमेंट साइंस एंड जनरल नॉलेज जो इंजीनियरिंग के हिसाब से जो सिलेबस फिक्स किया है उसका अभी अपन चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 4 है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, माई सेल्फ उमेद with all of you and welcome to all of you in my channel सिविल इंजीनियर उमेद फॉर राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए एंड आरपीएससी के लिए एंड जनरल सिविल इंजीनियरिंग के लिए सारे नोट्स जो कि आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा स्लोली। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन करिए जिससे कि फ्राइडे आते हुए आपको एनवायरनमेंट का ये जो सीरीज़ चल रही है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने नोट्स बना सके। दोस्तों, मैंने इसके लिए खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। इनका अगर आप चाहो तो मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अभी वीडियो के बाद में डाल दूंगा जिससे कि आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, उसमें एक पासवर्ड होगा जो इस वीडियो में आपको कहीं भी मैं बोलूँगा, जो पासवर्ड आप ले सकते हो और उस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में। और दोस्तों, आज का नया टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इश्यूज़। तो दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या इफेक्ट है, किस किस के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या बीमारी है ये ग्लोबल वार्मिंग जिसने अपनी नेचर को पूरी को डिस्टर्ब कर रखा है, किसके कारण होता है, उन चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन डिस्कस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से। तो आज इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज़ यूजुअली इंक्रीज द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। तो दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे अपना जो इंक्रीज हो रहा है डिकेड्स, सेंचुरीज या फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे जैसे होता जा रहा है, तो दोस्तों अपना क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, जो अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो अपना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और दोस्तों, जो इंक्रीज हो रहा है जो टेम्परेचर में, वो किसके कारण हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है या फिर ग्रीन हाउस गैसेज के कारण हो रहा है, जो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं। जैसे डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों पहले, उसके बाद में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन में है दोस्तों, इट इज़ यूजुअली इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अर्थ पे भी अपन को सस्टेन करने के लिए, अपन को जीवित रहने के लिए, किसी भी लाइवलीहुड या किसी भी एनिमल्स या किसी भी प्लांट, किसी भी ह्यूमन बीइंग को सस्टेन करने के लिए टेम्परेचर एक कंपलसरी होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है एंड सरफेस टेम्परेचर ओवर द पास्ट सेंचुरी इज प्राइमरी ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज के कारण, ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड बाय द पीपल मेजरली बाय द बर्न ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो दोस्तों, अपन समझ सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके कारण जो हीट को ट्रैप किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उनके कारण क्या होता है, अपना एटमॉस्फेयर और सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इंसान के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा, बाय द बर्न ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, मेजरली फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स के बर्न के कारण रिलीज होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रहा था कि आपको अर्थ सरफेस पे, किसी भी अर्थ सरफेस पे, अपना अर्थ सरफेस पे किसी भी ह्यूमन को एक सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या होना, टेम्परेचर को होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, अगर टेम्परेचर इस तरह से, अगर अपन बोले कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अपना अर्थ पे सस्टेनेबल नहीं होगा और टेम्परेचर क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो दोस्तों, अर्थ पे एक टेम्परेचर को मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो नेचुरली एक्टिविटी के द्वारा पॉसिबल होता है, जो नेचुरल एक्टिविटी जो अर्थ पे टेम्परेचर को मेंटेन करती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, अपने के द्वारा, इंसान के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है,
एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ढंग से नहीं हो रहा है, अच्छे ढंग से उसको लागू नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन सी गैसेज रिलीज कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए, कितनी में नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर है जो अपनी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है और टेम्परेचर को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक बात आता है यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सन है अपना, सन से जो रेज आ रही है उनको अपने एटमॉस्फेयर में, जो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर है, वहाँ पे जो एक लेयर है वो उसमें पहले जो क्वांटिटी थी जो ग्रीन हाउस गैसेज की, उन क्वांटिटीज़ का लगातार बढ़ना, उन क्वांटिटीज़ की जो एक लेयर थी, वो लेयर की थिकनेस लगातार क्या करती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेज की बढ़ती जा रही है, जिससे क्या कर रही है, वो ट्रैप कर रही है जो भी सन से लाइट आ रही है वो अर्थ सरफेस पे जैसे ही इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट के बाद में जैसे रिफ्लेक्शन होती है तो वो उसको आउटर सरफेस में नहीं जाने देती है। तो दोस्तों अपन समझते हैं अभी सनलाइट के बारे में। सबसे पहले अपन की जो लाइट आ रही है, जो टेम्परेचर हो रहा है मेजरली, वो किसके कारण हो रहा है, सन के द्वारा जो लाइट आ रही है, सन के द्वारा जो रेज आ रही है, उनका ट्रैप्शन हो रहा है। तो अपन सबसे पहले एनवायरनमेंट के इस टॉपिक में सनलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये सनलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं तो दोस्तों अपन देखते हैं कि जो भी अपना सन है उसका जो नॉर्मली टेम्परेचर देखा जाए, वो टेम्परेचर लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस, 5400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। एंड जो ये अर्थ की जो सन की जो सरफेस है उसको सोलर सरफेस का नाम दिया। उसके बाद में तो दोस्तों अपन जो सन का जो स्ट्रक्चर है, अपना जो सूर्य है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाते हैं। तो दोस्तों इसमें अपन को थोड़ा डीपली समझेंगे। डीपली जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पे बताया है कि इनर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इनर स्ट्रक्चर की ये लेयर के बारे में मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। इनर लेयर का दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड किया है दोस्तों, पहला है रेडिएशन जोन जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। उसके बाद होता है कॉन्वेक्टिव जोन, कॉन्वेक्टिव जोन, रेडिएशन जोन और सेंट्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड द कोर और अपना रेडिएशन जोन, दोनों के बीच का जो रेडिएशन जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्टिव जोन एंड रेडिएशन जोन। कोर एक सेंट्रल पार्ट है दोस्तों, उसके बाद में रेडिएशन जोन और उसके बाद में कॉन्वेक्टिव जोन। सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उसके बाद में अपना कोर है, कोर के बाद में अपना रेडिएशन जोन है जिसमें कि एनर्जी का फ्लो रेडिएशन के द्वारा होता है और कॉन्वेक्टिव जोन में कन्वेक्शन के द्वारा होता है। उसके बाद में दोस्तों अपन देखा जाए तो जो लेयर है आउटर लेयर में कोरोना जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद में ट्रांजिशन रीजन आता है, उसके बाद में क्रोमोस्फेयर, उसके बाद में फोटोस्फेयर क्या है दोस्तों, अपने सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब कि सरफेस की जो लेयर होती है उसको क्या नाम दिया है, फोटोस्फेयर। उसके बाद में फोटोस्फेयर के बाद में अपर की तरफ यानी कि आउटर साइड में जो लेयर है वो क्रोमोस्फेयर। एंड क्रोमोस्फेयर और कोरोना जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सन की जो जिसको अपन अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, दैट इज कॉल्ड कोरोना। एंड कोरोना और क्रोमोस्फेयर के बीच का जो रीजन है उसको ट्रांजिशन रीजन के नाम से जाना जाए, जिसका टेम्परेचर लगभग 8000 केल्विन से लेकर के 5 लाख केल्विन के बीच में होता है। तो दोस्तों इन लेयर के बारे में थोड़ा अपन डिटेल से स्टडी करते हैं, कौन कौन सी रेज निकलती है और वो कैसे ह्यूमन पे इम्पैक्ट डालती है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन फोटोस्फीयर के बारे में। तो दोस्तों फोटोस्फीयर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन दैट वी कैन ऑब्जर्व। दोस्तों ये एब्जॉर्व नहीं है, ऑब्जर्व डायरेक्टली। इट रीचेज टू अबाउट 25 मील्स अबव दैट, जो कि अपनी जो सन की सरफेस है उससे कितना लेयर तक कितना डेप्थ तक, कितनी थिकनेस तक होती है, 250 मील तक ये होती है। एंड टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम द 6500 केल्विन से लेकर के 4000 केल्विन तक इसका टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है इस लेयर का। तो दोस्तों इस तरह से आप ये नोट्स भी इसी सीक्वेंस में बनाइए जिससे कि आपको आगे पढ़े और मेरा वीडियो देखे तो आपको समझ में आए, और जो मैं PDF डालूंगा उससे भी आपको ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं इसका जो PDF है वीडियो का, मैं जो मेरे नोट्स हैं उनका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और एक पासवर्ड सहित प्रोवाइड करवाऊंगा जिसका पासवर्ड आपको वीडियो में मिलेगा। तो आप वीडियो देख के मेरा PDF डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में आपको डाउट लगे PDF में तो मेरा कहीं से भी आप वीडियो देख सकते हो। पहले तो मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना लेक्चर नोट्स खुद ही बनाइए
उसके बाद में वीडियो को देखिए। और मैंने ये डिफरेंट साइट्स से, डिफरेंट बुक से एनालाइज करके बनाया, किसी पर्टिकुलर बुक से, एक ही बुक से कॉपी करके नहीं बनाया है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको पका पकाया माल दे रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आप भी अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे फोटोस्फीयर के बारे में। तो फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो 6500 केल्विन से लेकर के 4000 केल्विन के बीच में वेरी करता है। उसके बाद में आता है दोस्तों क्रोमोस्फीयर। इट लाइज इन द रेंज ऑफ द 250 मील से लेकर के 1300 मील अबव द सोलर सरफेस। जो सोलर सरफेस होती है उससे अपना ये 250 मील से लेकर के 1300 मील तक इसकी क्या है, थिकनेस वेरी करती रहती है। ठीक है दोस्तों, ये क्रोमोस्फीयर क्या होता है, सबसे पहले जो सोलर सरफेस होती है उसके जस्ट नियरेस्ट जो लेयर होती है वो फोटोस्फीयर होती है। फोटोस्फीयर के जस्ट बाद में ही अपना क्या हो जाता है, स्टार्ट क्रोमोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आगे आता है कोरोना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन स्टार्टिंग फ्रॉम द 1300 माइल से लेकर के फ्रॉम सन सरफेस। तो ये क्या है कि दोस्तों अपनी जो सन सरफेस है, सोलर सरफेस है, उसके 1300 माइल से ऊपर स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो टेम्परेचर हो वो 5 × 10⁵ लैख यानी कि 5 लाख 10⁵ केल्विन यानी कि 5 लाख केल्विन के अराउंड होता है। दैट इज़ द वेरी 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 मच टेम्परेचर, वेरी वेरी लार्ज इन क्वांटिटी। सो दोस्तों ये टेम्परेचर हल्का नहीं है, अपन को थोड़ा सा ही टेम्परेचर चेंज होते ही ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रहा है। तो वो टेम्परेचर कितना इफेक्ट करता है, तो दोस्तों ये टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है कोरोना का सरफेस का। एंड वी कैन नॉट सी फ्रॉम द नेक्ड आई। तो हम इसको क्या है, अपनी जो आंखें हैं उनसे नहीं देख सकते। और इसको देखने के लिए दोस्तों अपन को क्या है कि या तो अपने पास में कोरोना ग्राफ हो या फिर अपने पास में दोस्तों सोलर इक्लिप्स हो। यानी कि अपन सोलर इक्लिप्स हो रहा है उस टाइम उसको देख रहे हैं, तो उसी टाइम में अपन आउटर मोस्ट सरफेस को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज अपन इसको नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनल सरफेस के बारे में। इंटरनल सरफेस में आता है दोस्तों कोर। तो दोस्तों जो कोर है, कोर इज द इनर मोस्ट लेयर। तो दोस्तों जो कोर है वो क्या है कि एक इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की सरफेस, जो मैंने बताया था आपको डायग्राम में। आप डायग्राम देख सकते हो वीडियो को पीछे करके, जिसमें कि क्या है कि कोर है वो सेंट्रल पार्ट है, जिसमें कि जो रिएक्शन होती है, मैंने बताया था कि जैसे कि हाइड्रोजन बम होता है तो सेम टू सेम हाइड्रोजन बम की जैसी रिएक्शन कहाँ पर होती है, कोर में होती है। और कोर में जो रिएक्शन होती है वो दोस्तों हाइड्रोजन के एक एटम दूसरे हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम मिलकर के 2He हीलियम का 2He3 बनाता है। तो दोस्तों जो इधर जो रिएक्शन होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो किसके द्वारा होती है, फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। तो दोस्तों जो भी इसके अंदर सेंटर पार्ट के अंदर, कोर के अंदर जो रिएक्शन होती है वो फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होती है। वन हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो द टेम्परेचर लाई इन दिस लेयर पार्ट वेरीज बिटवीन द, तो जो टेम्परेचर वेरी करता है दोस्तों वो कितना होता है, लगभग 15.7 मिलियन केल्विन से लेकर के 5778 केल्विन यानी कि 5778 केल्विन तक यहाँ पे टेम्परेचर है वो वेरी करता है। अब उसके बाद में दोस्तों जो कोर के बाद में जैसे ही जैसे कोर है, कोर से अपन आउटर सरफेस की तरफ यानी कि सोलर सरफेस की तरफ बाहर की, जैसे ही बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो कोर के बाद में स्टार्ट होता है रेडिएशन जोन। अब दोस्तों ये सेकंड मोस्ट लेयर होती है, जहाँ पे टेम्परेचर है लगभग 7 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में वेरी करता है। एंड सर्व एज द पासेज ऑफ द इनर कोर एनर्जी टू आउटर सरफेस। तो दोस्तों जो अपना बीच का पार्ट होता है रेडिएशन जोन, जिसमें कि जो हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से रिएक्शन करके फ्यूजन प्रोसेस होती है, तो बहुत ही लार्ज एनर्जी एकदम प्रोड्यूस होती है। और वो प्रोड्यूस होने के बाद में जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू बाहर की तरफ निकलती हुई अपन को ये जोन उसमें हेल्प करता है। उसके बाद आता है दोस्तों कॉन्वेक्टिव जोन। जो कॉन्वेक्टिव जोन में जो एनर्जी है, ये आउटर मोस्ट सरफेस है। इनर लेयर के बारे में डिस्कस करें तो सेकंड मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटीरियर। इट एक्सटेंड फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 2 लाख किलोमीटर टू विजिबल सरफेस। जो भी आउटर सरफेस है जो अपन को दिखती है सन की कि हाँ वही सूरज है, तो उस तक ये वेरी करता है, यानी कि 2 लाख किलोमीटर से लेकर के विजिबल सरफेस तक इसका जो डेप्थ है। एंड एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय द कन्वेक्शन इन दिस
रीजन। तो जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है इसमें, वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है दोस्तों? कन्वेक्शन के थ्रू होता है। तो इसको अपन ध्यान रखेंगे कि इसमें इंटरनल लेयर है, कोर के बाद में रेडिएशन जोन है, रेडिएशन जोन के बाद में अपना कॉन्वेक्शन लेयर है। तो दोस्तों ये हुआ अपना अर्थ, ये सन का जो स्ट्रक्चर है, सन का कौन कौन सी लेयर है, कौन कौन सी लेयर कितने कितने टेम्परेचर, कितनी कितनी डेप्थ तक वेरी करता है, कहाँ पे फ्यूजन होता है, और कैसे हीट का इंटरनल सेंटर से आउटर की तरफ कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो अपन ने आज देखा। उसके बाद में अब आते हैं दोस्तों सनलाइट। जो सूर्य से निकलने वाली लाइट है, जो प्रकाश है, वो कौन कौन सी रेज है, कौन कौन से रेज से मिलके बना रहता है। तो दोस्तों कौन कौन सी लाइट से मिलके बना रहता है, उनके बारे में अपन आज फिर से डिस्कस करेंगे सनलाइट के बारे में। तो सनलाइट में सबसे पहले आता है दोस्तों अपने पास में यूवी लाइट, विजिबल लाइट, यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट एंड विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट क्या है? फॉर सीइंग एनीथिंग इट रिक्वायर। तो जो भी अपन को जो इसका वेवलेंथ है देखेंगे अपन कि यूवी का कितना होता है, यूवी बी का कितना होता है, यूवी सी का कितना होता है, इन चीज़ के बारे में जो कि अपने लिए ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बाद में है इंफ्रारेड रेडिएशन एंड ट्रोपोस्फेयर लेयर हीट बाय दीज लेयर। तो जो भी ट्रोपोस्फेयर है वो हीट होता है, गर्म होता है, वो किसके कारण होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण होता है। अब दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे, अपन ने देखा कि सनलाइट है वो मेजरली यूवी लाइट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन से मिलकर बनी रहती है, लाइट से मिलकर बनी रहती है। उसके बाद में जो अर्थ का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर का जो टेम्परेचर राइज किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? मेजरली इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं यूवी लाइट है मेजरली 3 पार्ट से मिलकर बनी रहती है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। तो इन चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं यूवी ए। तो यूवी ए का जो वेवलेंथ होता है दोस्तों, वो 315 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होता है। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिए, आराम से लिखते चलिए, मैं काफ़ी स्लोली आपको समझा रहा हूँ। तो जो यूवी ए लाइट है उसका जो टेम्परेचर है वो 315 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक वेरी करता है। उसके बाद में यूवी बी है उसका 280 से लेकर के 315 नैनोमीटर तक वेरी करता है एंड यूवी सी है उसका 200 से लेकर के 280 नैनोमीटर तक वेरी करता है। अब दोस्तों यूवी ए है ये नॉट एब्जॉर्ब बाय O3, ये ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाती है एंड कॉल्ड द ब्लैक लाइट। तो दोस्तों ब्लैक लाइट क्यों कहलाती है? क्योंकि ये कोई भी अपना मटेरियल है या कोई भी मेटल है उन पे क्या कर देती है? फ्लोरोसेंस की रिएक्शन कर देती है सब मैटर में। सो इसलिए इसको ब्लैक लाइट कहा जाता है एंड कॉजेज अ रिंकलिंग एंड एजिंग इफेक्ट इन ह्यूमन। यानी कि ये अपना रिंकलिंग जो भी अपना झुर्री वगैरह पड़ती है या एजिंग जो इफेक्ट होता है वो ये रेज ज़्यादा डिजास्टर होती है। इस तरह से इनका इफेक्ट अपन को इंसान के अंदर या किसी के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है दोस्तों यूवी बी लाइट, जिसका अपन ने देखा था कि वेवलेंथ 280 से लेकर के 315 नैनोमीटर तक वेरी करता है एंड ये यूवी बी लाइट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अपने के लिए डिजास्टर होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है एंड कॉजिंग द स्किन कैंसर, कैटरेक्ट इफेक्ट अपने लिए। और ये क्या करती है? जो प्लांट के ऊपर जैसे ही इंसिडेंट होती है तो ये क्या करती है? क्लोरोफिल को डैमेज कर देती है, जिससे कि क्या होने लगता है? प्लांट का डेथ होने लग जाता है, उनका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों फोटोसिंथेसिस के बारे में आया तो फोटोसिंथेसिस अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस और अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में। तो ये क्या करता है दोस्तों? यूवी बी रेज होती है जो क्लोरोफिल को डैमेज कर देती है एंड यूवी बी लाइट है जो मैक्सिमम ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है एंड दिस रे हैविंग द मोर डेप्थ इन द सैलाइन वाटर एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्पस के हिसाब से। दोस्तों अगर यूवी बी लाइट है, यूवी बी जो लाइट है उसको अगर मैं जो रेज है उसको अगर मैं एक सैलाइन वाटर और एक फ्रेश वाटर दोनों में इंसिडेंट करता हूँ तो सैलाइन वाटर के अंदर उसका क्या है? डेप्थ ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा डेप्थ तक अंदर जाती है, और जबकि फ्रेश वाटर के अंदर कम डेप्थ तक जाती है। अब आगे दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं कि यूवी बी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यूवी बी हेल्प करती है इन द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी। तो जो विटामिन डी होती है जो अपना वॉन्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, तो वो यूवी बी है, यूवी बी लाइट है, वो अपन को विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करती है।
उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों यूवीसी लाइट की। यूवीसी लाइट क्या है, 200 से लेकर के 280 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ वेरी करती है एंड कंप्लीटली स्क्रीन आउट बाय द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के द्वारा कंप्लीटली स्क्रीन आउट कर दी जाती है एंड सो इट डज नॉट इन टू द लोअर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर। तो दोस्तों ये क्या होता है कि इसलिए ये क्या है कि ट्रोपोस्फियर के लोअर पार्ट में नहीं मिलती है। तो दोस्तों अपन ने देखा कि UVA, UVB, UVC तीनों टाइप की लेयर थी। UVB को कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लिया जाता है, UVC को कम्प्लीटली स्क्रीन आउट कर दिया जाता है एंड UVA लाइट होती है वो क्या करती है, अपना फ्लोरोसेंस की एक्टिविटी होती है मैटर के अंदर और रिंकलिंग इफेक्ट होता है, उनको स्टार्ट करती है। ठीक है दोस्तों, अब एक और बात अपन देखते हैं दोस्तों कि जो UVA लाइट होती है वो किस ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं करी जाती है। तो ये ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं करी जाती है। अब तो दोस्तों UVC लाइट है वो कम्प्लीटली क्या है, स्क्रीन आउट कर दी जाती है एंड UVC का यूज है दोस्तों, अपन ने जो वाटर प्यूरिफिकेशन अपना सिस्टम होता है उसमें भी UVC लाइट है, उसको अपन को देखने को मिलती है कि UVC अपना जो ऐड आता है उसमें आपने देखा होगा विटामिन मिनरल और UVC अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखने को तो अपन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में देख लेते हैं लेकिन अभी ये आया है तो UVC लाइट है उसको वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। तो उससे हम उसकी वेवलेंथ है जो 254 नैनोमीटर रखी जाती है एंड एयर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में, एंड हॉस्पिटल वगैरह में माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में भी इसको लिए यूज़ किया जाता है। सो UVC जो लाइट होती है उसको जर्मिसिडियल UV लाइट कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने देखा कि UVA, UVB, UVC कौन कौन सी जो इसके अंदर पार्ट थे UV लाइट के अंदर और वो कैसे कैसे अपने एटमॉस्फेयर को या फिर अपने नेचर को इफेक्ट कर रहे थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन सन स्पॉट के बारे में। व्हाट इज़ सन स्पॉट, व्हाट इज़ सोलर फ्लेयर, तो इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सन स्पॉट क्या होता है, तो दीज एरिया एपियर डार्क ऑन द सन। अब देखो दोस्तों मैं इसको डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि कभी कभी अपन ने सन को देखा है, सूर्य को देखा है, कहीं इमेज में देखा है तो अपन को क्या है कि कहीं कहीं पे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों वो काले काले जो धब्बे होते हैं सन स्पॉट अपन को दिखाई देता है सरफेस पे, सन सरफेस पे या सोलर सरफेस पे। तो वो जो काले काले धब्बे होते हैं ना वो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, सन स्पॉट कहलाते हैं। तो सन स्पॉट क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन पे जाते हैं, दीज एरिया एपियर डार्क ऑन द सन सरफेस। तो जो सरफेस होती है सन की उस पर क्या है, ये एरिया डार्क दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर कूलर देन अदर पार्ट। तो दोस्तों जो डार्क एरिया दिखाई देता है वो क्या है कि कूलर एरिया होता है। कूलर मतलब जो उसके एडजेसेंट में जो पार्ट होता है उससे ये एरिया ठंडा होता है, इसके कारण अपन को ये डार्क दिखाई देते हैं। ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे कि चंद्रमा पे भी होता है। पहले कहते थे कि वो चंदा बाबू आ जा, वहाँ पे दादी है, वहाँ पे नानी है, ऐसी कुछ कहानी बनाते थे कि ऐसे वहाँ पे कोई घर बना रखा है, कोई पेड़ बना रखा है। लेकिन वो क्या है कि एक्चुअली में एडजेसेंट जो पार्ट है उससे कूलर एरिया है जो अपन को दिखाई ऐसा देता है, ब्लैकिश दिखाई देता है। तो सन में जो ऐसा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं। और जो ठंडा होता है वो ठंडा एरिया किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। जो दिस फील्ड कीप सम हीट विद इन द सन फ्रॉम रीच द सरफेस। तो दोस्तों ये क्या करता है कि जो सन स्पॉट एरिया होता है वो अपन को जो मैग्नेटिक, वहाँ पर क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब कि मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले सोलर फ्लेयर वाले टॉपिक में, अभी जस्ट आगे, कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो क्या करता है, हीट एनर्जी को, जो हीट जो कोर से निकल के आ रही है रेडिएशन और जो कन्वेक्शन जोन से होते हुए, वो क्या करता है उनको अर्थ सरफेस पे पहुंचने नहीं देता है। अर्थ सरफेस पे पहुंचने नहीं दे देगा तो वो स्पॉट है, वो पार्ट है, वो अपन को क्या दिखेगा, ठंडा दिखेगा, क्योंकि वहाँ से कोई भी फ्लेयर जनरेट नहीं हो रहा है, वहाँ से कोई भी हीट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो वो एरिया क्या कहलाएगा, ठंडा एरिया होगा। तो दिस फील्ड कीप द सम हीट विद इन सन। तो ये क्या करता है, सूर्य के अंदर कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि कलेक्ट करके रखता है। वो किस लिए कलेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।
इस कारण से। तो वो क्या है कि वो सरफेस है, वो सन की जो सरफेस है वो क्या है, एडजेसेंट सरफेस से क्या दिखाई देती है, क्या फील होती है, कूल फील होती है। तो दोस्तों ये सारी एक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है। अब इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सन सरफेस पे, ये अंदर जो हीट ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, तो अब अंदर हीट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब तो हो नहीं सकती। तो दोस्तों एक साथ में काफ़ी दिनों के बाद में 12 ईयर या 11 ईयर के बाद में या 22 ईयर के बाद में जो सोलर फ्लेयर का जो पीरियड होता है, जो रेडियस वहाँ से क्या होता है, एक आग की तरह लेयर्स का बाहर निकलना होता है। जैसे ही आग की तरह लेयर जो सन सरफेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दोस्तों दिखा रखा है कि यहाँ पे क्या है, ऐसे फ्लेयर्स के रूप में उस एरिया से क्या होता है, ऐसे ऐसे ज्वाला के रूप में बाहर हीट निकलती है। और जो हीट निकलती है ना, जो फ्लेम निकलती है, उनको क्या बोला है, सोलर फ्लेयर्स। तो सडन एक्सप्लोजन ऑफ द एनर्जी कॉज ड्यू टू द हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड कोरोना मास इजेक्शन टेक प्लेस विच कॉजेज द सोलर स्टॉर्म और सोलर टिसुनामी। तो दोस्तों क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पहले तो क्या करता है, हीट एनर्जी को उस जगह कलेक्ट करके रखता है, जिससे कि सन सरफेस क्या होती है, कूल दिखाई देती है। लेकिन आफ्टर दैट जो कोरोना होता है, अंदर का जो पार्ट होता है मैग्नेटिक, जहाँ पे उसका मिलियंस केल्विन में जो टेम्परेचर होता है, वो उस तक का पार्ट एकदम से बाहर निकलता है। और जैसे ही जो पार्ट बाहर निकलता है तो वो एक सोलर टिसुनामी या सोलर स्टॉर्म का रूप ले लेता है। और ये जो ज्वालाएं बाहर निकलती है वो क्या कहलाती है, सोलर फ्लेयर। और सोलर फ्लेयर किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वहाँ पे, उस कारण से अपन को ये सोलर फ्लेयर फील्स होती है। तो दोस्तों अपन अभी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट होगा तो इस पार्ट में क्या होगा, इस सरफेस पे इसका जो एनर्जी है इनको क्या करेगा, ये कंजर्व कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड कंजर्व कर लेगा। और ये सरफेस है वो क्या होगी, कूल प्रतीत होगी, कूल होगा और कूल फील होगा। तो उसके बाद में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी बाहर निकलती है, और जो बाहर निकलती है उनको सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो इस तरह से जो ज्वाला के रूप में बाहर एनर्जी निकलती है, और वो आफ्टर सोलर टिसुनामी या सोलर स्टॉर्म के नाम से अपन उसको इंडिकेट करते हैं। जिससे क्या होता है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, अपना जो ट्रोपोस्फेयर ले रहे हैं या जो एनवायरनमेंट है, उसका टेम्परेचर सडनली राइज होता है। और सडनली राइज होता है तो वो पूरे अपने एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है लाइफ साइकिल। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ द सोलर एक्टिविटी या सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर की क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं सोलर एक्टिविटी के, सोलर फ्लेयर्स के। इट अफेक्ट द ओजोन कंसंट्रेशन एंड क्लाइमेट। तो दोस्तों ये क्या करता है, ओजोन कंसंट्रेशन है उसको इफेक्ट करता है, एंड अपना जो क्लाइमेट है, प्लांट ग्रोथ है, उसको इफेक्ट करता है। इन आयनोस्फेयर दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड इंटेंस लाइट इन द स्काई कॉल्ड द ऑरोरस। तो दोस्तों अपना जो आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर में जैसे ही मतलब कि एकदम से लाइट का चमकना, बिजली का चमकना ऐसा होता है ना, वो आयनोस्फेयर में ये क्या करता है, जो सोलर फ्लेयर्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक लाइट जनरेट करता है, वो क्या कहलाता है, ऑरोरस कहलाया जाता है। और ये किस तरह की लाइट जनरेट करता है, ग्रीन लाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दोस्तों वो जो लाइट होती है किसके साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ऑरोरस नाम का, जिसको अपन नाम देते हैं इस तरह के, और वो ग्रीन लाइट जनरेट होती है जिसको ऑरोरस कहते हैं। एंड ये नॉर्थन लाइट एंड इन साउदर्न अपन क्या कहलाते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से अपन इसको इंडिकेट करते हैं। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपन को याद रखना है। एंड दे इंटरफेयर द रेडियो सिग्नल एंड इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। जो भी अपना रेडियो सिग्नल्स है उनको अफेक्ट करता है, ऐसा अगर सोलर फ्लेयर आता है, सोलर फ्लेम्स आती है तो। एंड इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी का जो भी ग्रिड है उनको इफेक्ट करता है। सोलर फ्लेयर क्या करता है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, एटमॉस्फेयर सडनली कहीं पे भी एकदम से ज्वाला निकलेगी बाहर, किसी भी जगह आग लग गई, एकदम से बहुत ज़्यादा ज्वाला निकल रही है, फ्लेयर्स निकल रही है, तो वो क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी, ऑब्वियस सी बात है। दीज कैन कॉजेज द हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्या सोलर फ्लेयर अर्थक्वेक पैदा कर सकती है, अर्थक्वेक ला सकती है। हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा यस।
अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि सोलर फ्लेयर कॉजेज द अर्थक्वेक, इंक्रीज द टेम्परेचर एंड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन आयोनोस्फीयर, तो इस तरह से मल्टीपल आ जाता है, 1 2 3 सही है, 3 4 सही है, तो अपन इसमें कहेंगे कि हाँ अर्थक्वेक आ सकता है, और वो भी हाई मैग्नीट्यूड लगभग 7 के अराउंड ये अर्थक्वेक जनरेट कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह से अपन को हर एक पॉइंट को क्लियर करके चलना है, कहीं से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो दोस्तों आप नोट्स बनाते रहिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। एंड आफ्टर रीचिंग द हायर सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस, द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट अर्थ सरफेस पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट मेजर कॉल्ड द सोलर इंसोलेशन। अब दोस्तों सोलर इंसोलेशन क्या होता है, ये आता है कि अब मैंने बताया कि सोलर इंसोलेशन क्या होता है, जैसे ही जो अर्थ की जो वो अर्थ की जो सरफेस है उस पर जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट होती है, ऐसे ही सनलाइट इंसिडेंट होगी तो उसमें पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट जो एनर्जी रिसीव्ड है अर्थ सरफेस पे, यानी कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट में जो एनर्जी रिसीव्ड है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो कितना अमाउंट एनर्जी मिला है वो क्या कहलाता है, सोलर इंसोलेशन कहलाता है। अगर सोलर इंसोलेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी तो टेम्परेचर अर्थ का क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, सोलर इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है अल्बिडो। तो अल्बिडो के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों अल्बिडो कुछ भी नहीं है, अल्बिडो ये है कि किसी भी मटेरियल या किसी भी वस्तु का एब्जॉर्बेंस को शो करता है। एक स्केल है जो कितना एब्जॉर्ब किया, कितना रिफ्लेक्ट किया, कितना इंसिडेंट हुई लाइट, उनके बारे में जो रिलेशन देता है वो क्या कहलाता है, अल्बिडो इफेक्ट कहलाता है। तो अपन डेफिनेशन पे जाते हैं, इट्स मेजर ऑफ द हाउ मच लाइट दैट हिट ए सरफेस इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। तो दोस्तों जैसे ही किसी भी सरफेस पे, जैसे कि मैंने ये कपड़ा पहन रखा है, ये टी शर्ट पहन रखी है, इस टी शर्ट पे कितना लाइट इंसिडेंट हुआ और कितना लाइट इसने रिफ्लेक्ट किया, तो इन दोनों का जो रेशो है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है, अल्बिडो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन देखते हैं अल्बिडो इक्वल टू रिफ्लेक्ट लाइट डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट लाइट, यानी कि कितना लाइट इंसिडेंट हुआ और कितना लाइट उसके द्वारा रिफ्लेक्ट हुआ, उन दोनों का जो रेशो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अपना अल्बिडो कहलाता है। उन दोनों का रिलेशन अल्बिडो के नाम से जानते हैं। और जो स्केल या इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1 तक वेरी करती है। 1 को 100% मान सकते हैं, 0 को 0% मान सकते हैं। तो दोस्तों ये यूनिट लेंस क्वांटिटी है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूँ दोस्तों, जैसे कि गर्मियों के दिनों में अपन क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, तो जो वाइट कपड़े होते हैं या वाइट बॉडी होती है उनका जो अल्बिडो होता है वो 1 होता है, क्योंकि जितना लाइट आया उतना के उतना ही रिफ्लेक्ट कर दिया, नो एब्जॉर्बेंस। और ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी क्या करती है, पूरी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसका जो अल्बिडो है, वो अल्बिडो की जो वैल्यू है, वो अल्बिडो का जो स्केल है वो कितना होता है, 0 होता है दोस्तों। ठीक है, इन चीज़ों को अपन को याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस अल्बिडो के अंदर ही ग्लेशियर मेल्टिंग हैपन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों जो ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग होता है वो किसके द्वारा होता है, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा होता है। अब दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि ग्लेशियर आइस क्यूब वगैरह आइस है तो वो तो वाइट होते हैं। अब वाइट है तो उसका क्या होना चाहिए, वाइट में तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है इसको, कि ड्यू टू द ओवर डिपोजिट कंसंट्रेशन ऑफ द सूट पार्टिकल। अब दोस्तों जो कि अपने एटमॉस्फेयर के अंदर सूट पार्टिकल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहा था तो दोस्तों अगर मैं कहीं पे भी मार्केट में जाता था, 1-2 घंटे स्पेंड करके आता था, उसके बाद में आकर के ऐसे चेहरे पे भी अगर हाथ फेरता था तो बहुत ज़्यादा कार्बन चेहरे पे या कहीं पे भी बॉडी पे दिखता था। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, जो अनवर्न्ड कार्बन होता है, जो पूरी तरह से जला नहीं है, वो कार्बन क्या है, डिपॉजिट होता रहता है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। फ्यूल्स का जो वर्न होता है उसमें क्या है कि CO2 है, अदर गैसेस के फॉर्म में होता रहता है। तो जो ग्लेशियर्स है ना, उनके ऊपर जो अनवर्न्ड है ना, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, दैट इज कॉल्ड द सूट पार्टिकल। अब वो सूट पार्टिकल क्या है, ब्लैक कलर के हैं। ब्लैक कलर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो अपना आइस क्या करेगा, मेल्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद में आता है दोस्तों, ये एक रिलेशनशिप है जिसको अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये एक सन था, सन है, सन से UVA, UVB, UVC कंप्लीटली स्क्रीन आउट एंड रिफ्लेक्टेड एंड
नो कंसंट्रेशन या नो रेडिएशन रीच टू अर्थ सरफेस, एंड यूवीबी का एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एंड कुछ पार्ट यहाँ पे पहुँचता है जो कि अपना क्या है कि विटामिन डी के सिंथेसिस में अपन को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड यूवीसी का यहाँ पे कुछ पार्ट पहुँच जाता है। एंड इस तरह से यूवीए, यूवीबी और यूवीसी यहाँ पे पहुँच जाता है। और उसके बाद में इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं कि कैसे सन से जो लाइट आती है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, और यहाँ पे जो ओजोन लेयर होते हैं, ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर के द्वारा कम्प्लीटली यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यूवीसी को वापस कर दिया जाता है। यूवीबी का कुछ पार्ट ओजोन के द्वारा कर लिया जाता है, और कुछ समथिंग पार्ट अपन का यूवीबी का नीचे पहुँच जाता है। अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती जाती है अर्थ सरफेस की तरफ, तो ये क्या करती है, कैंसर कॉजिंग हो जाती है, स्किन कैंसर या कैटरेक्ट इफेक्ट को शो करने लगती है। एंड यूवीसी लाइट होती है जो अपने सरफेस पे धीरे धीरे पहुँचती जाती है। इस तरह से ये अपन ने देखा यूवीए, यूवीबी, यूवीसी एनालिसिस देखा दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले पिछले उसमें बताया था कि यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, तो यूवीसी का तो अपन यूज ही करते हैं कंप्लीटली। यूवीसी क्या है कि कंप्लीटली स्क्रीन आउट बाय द ओजोन लेयर, सो इट डज नॉट एंटर इनटू द लोअर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर। अब यूवीए जो नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, तो यूवीए को ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन ने देखा यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, इस तरह से अपन ने देखा है। तो यूवीसी को रिफ्लेक्ट कर दिया, और यूवीसी का कुछ पार्ट इधर नीचे अपने एटमॉस्फेयर में पहुंचा, एंड यूवीबी का भी कुछ पार्ट पहुंचा, और यूवीए को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अपना एक नेचुरली अपन ग्रीन हाउस बनाते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है, हरित गृह। तो दोस्तों जैसे ही एक ग्रीन हाउस बनाया मैंने, ग्रीन हाउस में क्या होता है कि जैसे कि बाहर से, ग्रीन हाउस में क्या होता है जैसे कि अपने जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहर से जो रेज आती है, वो रेज अंदर आती है, अंदर आकर के यहाँ से जो प्लांट्स है या कोई भी एक्टिविटी है तो उससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जो ग्लास की सरफेस होती है, ग्लास की सरफेस क्या होती है, इसको बाहर नहीं निकलने देती है, और अंदर के टेम्परेचर को क्या कर दी जाती है, मेंटेन कर लेती है। दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस। अब पढ़ते हैं अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों ग्रीन हाउस कुछ नहीं होता, मैं मेनली ग्रीन हाउस से नेचुरली जो ग्रीन हाउस की जो एक्टिविटी थी वो मेजरली किस लिए थी, अपने अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए थी। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है कि दोस्तों जो अपना अर्थ का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेयर है या अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो माइनस में ना जा करके इतना मेंटेन रहे जिससे कि अपन को किसी भी नेचुरली या आर्टिफिशियली उस टेम्परेचर को अलग ढंग से मेंटेन नहीं करना पड़े। उसके लिए ये ग्रीन हाउस नेचुरली जरूरी था। इट इज़ द नेचुरली प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस इन द स्टार्टिंग। दिस प्रोसेस वाज वेरी कंपल्सरी टू मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर एंड अदरवाइज इट गोज टू नेगेटिव। अब दोस्तों नेचुरली अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अपना अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, नेगेटिव में चला जाएगा, और वहाँ पे अपना सस्टेन करना इंसान का या किसी भी एनिमल्स का पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो मेरा जो लेयर है, ये लेयर है, इसमें जो सन से जो लाइट आ रही है, सन की जो रेज आ रही है, यहाँ पे जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से क्या होती है, ये आती है, इसके द्वारा कुछ तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है सन में या प्लांट्स में, या कुछ क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, या यहाँ से जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ लाइट है जो वापस जाती है। वापस जाने के बाद में जो ट्रोपोस्फियर की अपर लेयर है, जहाँ पे कि कुछ पार्ट ओजोन का होता है और कुछ पार्ट अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके द्वारा भी होता है, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और उसके बाद में कुछ वापस जो रेडिएशंस है वो वापस अर्थ की तरफ जाती है, जिससे कि वो क्या करती है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करती है, जिसको कि आगे अपन देखेंगे। दूसरे पॉइंट आता है दोस्तों, व्हेन द सन रेज रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो सन की जो रेज है वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे जैसे ही पहुंचती है, सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस, तो उसमें से कुछ है वो तो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। रेस्ट इज एब्जॉर्ब, एंड कुछ एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एंड कुछ री रेडिएट बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। तो क्या करती है, कुछ वहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कुछ को री रेडिएट कर दिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा। अब दोस्तों बात आती है, इतनी देर से चल रहा है ग्रीन हाउस गैस, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस।
अब दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर है वाटर वेपर। अब दोस्तों वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस तो होती है, लेकिन हर एक ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करे, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों क्या है कि आगे अपन डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में। अभी डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो जिसमें मेजरली वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हार्मफुल इफेक्ट ऑर्डर या कंसंट्रेशन जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें मेजरली क्या क्या उसका ऑर्डर है, क्या क्या कौन उसकी क्वांटिटी है, क्या क्या कंसंट्रेशन है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है? CO2 का है, उसके बाद में CH4 का है, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड का है, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने भी है उनका है। तो दोस्तों जो कंसंट्रेशन का बात आता है कि ग्रीन हाउस गैसेज में कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो मेजरली फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने के कारण जनरेट होती है, या फिर अपने जो व्हीकल्स के थ्रू जो अपना धुआं निकलता है उसके कारण, या फिर अपनी जो इंडस्ट्री है उनके कारण इसका जनरेशन होता है। उसके बाद में CH4, इसको मीथेन के नाम से जानते हैं दोस्तों। CH4 है, CH4 किसके द्वारा डेवलप होती है? दलदली इलाके से होती है। जैसे कि पैडी खेती है अपन के, चने वगैरह की, या फिर जो चावल की खेती की जाती है, वहाँ पे पूरा एरिया दलदल से भरा रहता है, पानी से भरा रहता है। तो उस जगह से क्या है कि जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है? CH4 गैस है। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो एस्बेस्टस या फिर इंडस्ट्री है उनसे जो नाइट्रस ऑक्साइड है, पेंट की इंडस्ट्री है, उनसे इसका जनरेशन होता है। उसके बाद में है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने मेनली रेफ्रिजरेटर, AC, एयर कंडीशनर, उनके द्वारा जो जनरेशन होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मैक्सिमम होता है। एंड दोस्तों इस तरह से अपन को ध्यान रखना है कि कौन सी गैस कहाँ से रिलीज होती है, इसको अपन को क्या है जनरल आइडिया मिले। और मेजरली ये ध्यान रखना है कि इसका जो कंसंट्रेशन है सबसे ज़्यादा CO2, उसके बाद में CH4, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन 4th नंबर पे आती है एट द कंसंट्रेशन पर्पज से। एंड उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको अगर देखा जाए तो। अब दोस्तों अपन ने एक डायग्राम है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे सनलाइट आती है, कैसे रेडिएट होती है, कैसे ऑब्जर्व होती है एंड कैसे रिफ्लेक्ट होती है। आओ डिस्कस करते हैं। जैसे ही दोस्तों ये मेरा सन है, सन से जैसे कि सनरेज आई, सनरेज के बाद में यहाँ पे जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस के द्वारा क्या कर दी जाती है, उनको कुछ को तो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे अपना जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, ओजोन के लेयर के द्वारा भी कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद में अपने ट्रोपोस्फेयर में जो क्लाउड्स वगैरह है उनके द्वारा, क्लाउड के द्वारा भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से बचती हुई कुछ रेज है जो अर्थ पे आती है, और अर्थ में भी कुछ रेज अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और वो इसको पेनिट्रेट होकर के बाहर निकल जाती है। और जो यहाँ से वापस जो रिफ्लेक्ट जाती है उसमें से भी कुछ नीचे या ट्रोपोस्फेयर के जो लेयर है यहाँ से भी कुछ रीरेडिएट कर दी जाती है, जो अपनी सस्टेनेबल लाइफ होती है उसको सस्टेन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से वापस आ जाती है। यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर से वापस आ रही है वो रीरेडिएट हो जाती है। जैसे कि इस पार्ट से जो आ रही है वो क्या है, सस्टेन करने के लिए, अपनी सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिक्वायर है। उसके बाद में दोस्तों एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड बाई अस, जो ग्रीन हाउस गैसेज है जो एक्स्ट्रा हमारे द्वारा जो प्रोड्यूस हो रही है, हमारे द्वारा जो प्रोड्यूस होती है, उन गैसेज के द्वारा क्या होता है कि एक्स्ट्रा हीट ट्रैप्ड बाई द दीज गैसेज एंड टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर इंक्रीज कंटिन्यूसली। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा जो ग्रीन हाउस गैसेज हमारे द्वारा प्रोड्यूस की गई थी उनके द्वारा क्या किया है, एक्स्ट्रा हीट जनरेट की है, जिससे क्या है कि अपने एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए तो जो हीट रिक्वायरमेंट थी वो इतनी काफ़ी थी, लेकिन यहाँ पे जो 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 ग्रीन हाउस की लेयर की जो थिकनेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती गई। एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस हमने प्रोड्यूस करी, जिसके कारण से क्या हुआ, ये ज़्यादा हीट ट्रैप्ड कर रही है। तो उसके बाद में क्या हो रहा है, ज़्यादा हीट ज़्यादा हीट करेगी तो क्या होगा, अपना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, अर्थ सरफेस में इतना टेम्परेचर हो गया आजकल की सस्टेन करना डिफिकल्ट हो रहा है। कुछ ग्लेशियर्स, कुछ क्या बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स का पिघलना चल रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, अपना सी लेवल है वो राइज कर रहा है। और कुछ आइसलैंड है वो तो डूब गए हैं,
और कुछ अभी कुछ दिनों में डूब जाएंगे, ऐसी हालत हो रही है। मतलब अपन बोलते हैं कि 1 to 2 डिग्री सेल्सियस, 1.6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज होना, ये क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन अगर इतना टेम्परेचर राइज हो जाता है ना, तो अभी जो भूचाल मच रहा है ना, अगर आने वाले दिनों में इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो अर्थ पे जीना पॉसिबल नहीं है। इस तरह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। पेड़ों का काटना, ग्रीन हाउस प्रोडक्शन करना, EIA एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का सही से असेसमेंट नहीं करना, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या क्या हो रहे हैं उसका सही से असेसमेंट नहीं, उसको सही से रेगुलेट नहीं करना। और अभी तो जो गवर्नमेंट आ रही है वो EIA को बिल्कुल ही हटा रही है। मतलब उसको तो एनवायरनमेंट चाहिए ही नहीं, सब पैसा ही पैसा चाहिए, सब रिवोल्यूशन चाहिए, सब इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। लेकिन दोस्तों एनवायरनमेंट इतना जरूरी है कि एनवायरनमेंट रहेगा, नेचर रहेगा तो हमारा रिवोल्यूशन होगा, सब काम होंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग है वो इतना डिजास्टर होने वाला है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए। तो दोस्तों अब आगे अपन डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इसके ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट है, तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो दोस्तों जो क्लाइमेट है उस पर भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है, और जो वेदर है उस पर भी अपना इसका ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है। अब दोस्तों आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। जस्ट नॉर्मल है, ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा बड़ा कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों ये वेदर को भी इफेक्ट करता है और जो क्लाइमेट है उसको भी इफेक्ट करता है, उसको भी प्रभावित करता है। एंड सबमर्ज द अर्थ लैंड पार्ट ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। जो अर्थ लैंड का जो पार्ट है वो क्या करता है, धीरे धीरे डूबता जा रहा है ड्यू टू द ग्लेशियर्स के मेल्टिंग। एंड ग्लेशियर मेल्ट क्यों हो रहा है, हैपन ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ग्लेशियर मेल्ट क्यों हो रहा है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में जो लेयर है, जो थिकनेस है वो ग्रीन हाउस गैसेज की, उनकी क्वांटिटी क्या, थिकनेस की लेयर की जो क्वांटिटी है या गैसेज की क्वांटिटी है वो क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जिसके कारण वो क्या कर रहा है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और वापस से रीरेडिएट कर रहा है अर्थ सरफेस की तरफ। और जिससे अर्थ सरफेस की तरफ रीरेडिएट कर रहा है तो उससे क्या कर रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों अपन एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं विदाउट एनी रट्टा पट्टा। डिक्रीज फॉरेस्टी लैंड, जो फॉरेस्टी लैंड है वो डिक्रीज हो रही है। एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द पोलर बियर, ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, पोलर बियर की क्वांटिटी घटती जा रही है। एंड माइग्रेशन ऑफ द पीपल, जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में देखो, पश्चिमी राजस्थान में अगर नहर नहीं आती, इंदिरा गांधी नहर नहीं आती तो वहाँ पे जीवन जीना मुश्किल हो जाता। वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। अभी जैसलमेर में थारका जो मरुस्थल है, जैसलमेर जो पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पे तो पॉपुलेशन डेंसिटी देख लो तो आपको दूर दूर तक घर नहीं मिलते, दूर दूर तक इंसान नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। इतना टेम्परेचर है कि वहाँ पे अगर कुछ रख दिया जाए ना, गर्मी के सीजन में अगर पानी एक पॉट में रख दिया जाए तो वो पानी है ना वो उबलने लग जाता है, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन छू नहीं सकते। किसी बर्तन को या किसी भी वस्तु को अगर बाहर रख दिया जाए, रेत में या कहीं पे भी बाहर रख दिया जाए, ओपन रख दिया जाए, तो उसको अपन हाथ से पकड़ नहीं सकते, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से लोगों का माइग्रेशन, उस जगह लोग रह के क्या करेंगे, कैसे घरों में चुप के रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वहाँ से क्या है, लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड डिस्टर्ब द मानसून सीजन एंड सीजनल लाइफ ईयर, मानसून का जो सीजन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। उसकी सीजन की लाइफ क्या है, कितने दिन तक रहना चाहिए, कितने महीने तक रहना चाहिए, उसको पता ही नहीं है। कभी बरसात आ रही है, कभी बरसात नहीं आ रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी सुनामी आ रही है, कुछ पता ही नहीं है। कभी सर्दी पड़ने लग जाती है, कभी गर्मी होने जाती है। ये सारे जो फैक्टर है दोस्तों, ये किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न क्या है, इंसान, पॉपुलेशन। इन पे अगर कंट्रोल नहीं है, इंसान अपनी लालसाओं पे, अपने जो ग्रीडी नेचर है उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, नेचर और एनवायरनमेंट से क्या करेगा, भैया यूज़ करो लेकिन उसको दो मत कुछ भी। अगर कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, अपन को भुगतना पड़ेगा, डिजीज होंगी, कैंसर है, कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, एलर्जी है, एलर्जी बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में। पहले कहाँ कुछ पता ही नहीं था, रेत में काम करते थे, कहीं भी खदानों में काम करते थे, उनको कुछ भी नहीं होता था। इस तरह से दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक इंसान की जो नॉर्मल लाइफ है, जीने की जो एवरेज लाइफ है, वो भी क्या धीरे धीरे घटती जा रही है।
तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। तो उसके बाद में आता है ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर लाइफ टाइम विद द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो दोस्तों अपन आज अब फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है और उनका जो कितने दिन तक वो अपना एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसमें सस्टेन करती है और उनका जो पोटेंशियल है वो कितना है। तो दोस्तों अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, पहले तो अपन इसको देख लेते हैं कि किसका कितना होता है लाइफ साइकिल, कितना कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो सीरियल नंबर वाइज 1 2 3 4 सबसे पहले आता है CO2। तो दोस्तों CO2 की जो लाइफ साइकिल है, CO2 एक तरह से देखा जाए तो CO2 कभी खत्म नहीं होती दोस्तों, जितना खत्म होता है उतना प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे देखा जाए तो इसका कोई लाइफ टाइम नहीं है, लेकिन जनरली हम 20 to 50 ईयर इसका लाइफ साइकिल मान के चलते हैं कि 20 से 50 साल में CO2 खत्म हो जाती है। लेकिन जितना खत्म होती है उतना ही, तो इसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर सकती कि इसकी कितनी लाइफ टाइम है। उसके बाद में CH4 है, CH4 के लगभग 12.4 ईयर के, यानी कि समथिंग अपन मान सकते हैं। उसके बाद में अपना नाइट्रक्स, उसके बाद में CH4 के बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड के 121 ईयर लाइफ साइकिल। उसके बाद में फ्लोरिनेटेड गैसेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, HFC है, SF6 है। तो इनका तो लाइफ साइकिल फ्यू वीक टू थाउजेंड्स ईयर, जो अपनी ग्रीन हाउस गैसेज है इनका इतना लाइफ साइकिल होता है। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल के बाद में, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब दोस्तों इस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को देख लेते हैं कि किसका कितना होता है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं CO2 के बारे में। तो CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में CH4 है, वो 28 to 36 इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका 265 से लेकर के 298 तक होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों HF6 है, HFC है। तो इनमें जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड 23,500, यानी कि 23,500 इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होता है, SF6 का होता है। ये अपन को याद रखना है, CFCs के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका होता है, SF6 का होता है। और CO2 का कितना होता है, 1 होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, एक स्टार, इसको मैं नोट से याद आ गया मेरे को। यहाँ पे मैंने एक स्टार लगाया है। स्टार का देखो, नोट डिसाइडेड बिकॉज इट नॉट फिनिश्ड एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो इसका कोई लाइफ टाइम नहीं है CO2 का कि इतने टाइम के लिए, लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। तो इसलिए इसको ऐसा मैंने बोला है। उसके बाद में आता है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है अपना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कुछ भी नहीं है कि कोई भी गैस है कितनी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर देता है विद रेफरेंस टू CO2 अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी में है, उसके रेफरेंस में कितना उसको एब्जॉर्ब है। तो यानी कि डेफिनेशन पे चलते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाई एनी ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फेयर एज ए multiple of the heat that would be absorbed by the same mass of the carbon dioxide in the period of the 100 year। ये याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 100 ईयर होता है। तो 100 ईयर में CO2 के द्वारा डिफरेंट टाइप की जो हीट एब्जॉर्ब की है उसने, वो कितना एब्जॉर्ब की है इन द 100 ईयर, उसके रेस्पेक्ट में किसी भी गैस के द्वारा कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इसलिए दोस्तों अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है उसका ऑर्डर देखिए। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ग्रीन हाउस गैस का जो कंसंट्रेशन है, उसका जो डैमेजिंग इफेक्ट है, वो डिफरेंट थिंग्स है। ग्रीन हाउस गैसेज का जो कंसंट्रेशन है सबसे ज़्यादा CO2 का होता है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है कि CO2 के रेस्पेक्ट में, CO2 जितना एनर्जी हीट एब्जॉर्ब करता है उसके रेस्पेक्ट में किसी भी गैस के द्वारा कितना एनर्जी, कितना हीट एब्जॉर्ब किया है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, SF6 का होता है। उसके बाद में HFC-23, उसके बाद में PFTVA यानी कि पर फ्लोरो ट्राई ब्यूटाइल एमाइन PFTVA।
उसके बाद में CFC, उसके बाद में HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है दोस्तों, जो अपना CFC होता है उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है जो कि अपना ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। इसका इफेक्ट कम देखने को मिलता है, कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद में CH4 और उसके बाद में CO2। तो दोस्तों ये है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कि CO2 के द्वारा डिफरेंट हीट एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब किया और उसके रेस्पेक्ट में कोई भी गैस है वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो अब यहाँ पे अभी मैंने नोट कर लिया, मेरे को याद तो नहीं आया लेकिन नोट किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है उनमें PFTVA पर फ्लोरोट्राईब्यूटाइल एमीन का यूज किया जाता है और वहाँ से उनका जो भी रिलीज होती है तो वो कहाँ से निकलती है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से निकलती है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट जो नोट है वो है कि वाटर वेपर इज ग्रीन हाउस गैसेज इन फाउंड वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाट द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 10⁻³ to 5 × 10⁻⁴। क्योंकि दोस्तों जो वाटर वेपर होती है वो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट को देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब मतलब रीरेडिएट करता है। लेकिन दोस्तों जो वाटर वेपर होती है वो क्लाउड के फॉर्म में या किसी तरह से ज़्यादा टाइम उसका लाइफ साइकिल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है उसका जनरली नेचर क्या होता है, कूलिंग नेचर होता है। लेकिन ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद में उस जगह के टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जब भी तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ही बरसात आने का मौसम होता है या बदल होते हैं तो एक उमस सी लगती है तो वो क्या करती है, एनर्जी को क्या करती है, रीरेडिएट करती है और बरसात होने के बाद में ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से इसका ग्रीन हाउस का जो इम्पैक्ट देखा जाता है, ग्रीन हाउस में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन ये क्या करती है, जो पोटेंशियल होता है, होल्डिंग कैपेसिटी होता है इसका जो एनर्जी को या हीट को, वो कम होता है। और देख लो आप कितने रेशो में, 10⁻³ to 5 × 10⁻⁴। अब उसके बाद में है दोस्तों कंजम्पशन ऑफ द कोल एंड ग्रीन हाउस इमिशन के बारे में बात करते हैं कि जो कोल का जो कंजम्पशन है किस देश के द्वारा, किस नेशन के द्वारा कितना किया जाता है और ग्रीन हाउस इमिशन में कौन देश कितने रैंक पे है। तो चाइना है सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करता है कोयल का, तो ग्रीन हाउस गैसेज का भी सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करता है। सेकंड पे आता है USA, तो USA भी ग्रीन हाउस गैसेज का सबसे ज़्यादा इमिशन करता है। उसके बाद में आता है इंडिया और इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। तो पहला चाइना, दूसरा USA, तीसरा इंडिया कंजम्पशन ऑफ कोयल एंड इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज में 1, 2, 3 रैंक बनाए हुए हैं। अपना इंडिया भी किसी से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन करता है, जिससे कि देखो हालत क्या हो रही है इंडिया में या कहीं पे भी देख लो। तो दोस्तों ऐसे ही अपन आगे कंटिन्यू करेंगे ये अपनी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड साइंस को। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये इसका PDF आपको मिल जाएगा और PDF अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस लेक्चर का डाल दूंगा और उसका पासवर्ड भी उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही एंड ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू रखिए, अपनी पढ़ाई को आगे रखिए। हमेशा सारे कामों से अपनी पढ़ाई आगे रहनी चाहिए जिससे कि अपन को सफलता मिल सके और हम किसी भी जिस उद्देश्य को चाहते हैं, जिस एम के लिए अपन काम कर रहे हैं, वो एम अपन को मिल सके। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।